क्या हुआ, म्यूट करो। This call is now being recorded. हेलो बच्चों, हेलो सर। हेलो सर। बच्चों हेलो जो है सर। रिडॉक्स रिएक्शन का ये लेक्चर नंबर 2 होगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और चौथा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, बताएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। सर कॉम्बिनेशन दो से ज्यादा मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। कोमल आपका ज्वाइन नहीं हो रहा था क्या क्लास? नो सर। अरे सबके तो ज्वाइन हो रहे थे, आप क्यों नहीं हो रहे थे? चलो अभी जस्ट स्टार्ट किया हमने, ये फर्स्ट ही टॉपिक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में का पहला टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा कि नाम है कॉम्बिनेशन, तो क्या करना है, कंबाइन कर देना है, जोड़ देना है। ये क्लास 10 में तुम पढ़ के आओगे, ठीक है, तो इसमें ज्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, ए प्लस बी, जैसे देखो यहाँ पे कार्बन प्लस O2 मिलकर CO2 बन गया। यस सर। अरे ए और प्लस बी मिलके AB बन जाए, दोनों जुड़ जाए तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अरे आसान है ना। यस सर। बस जोड़ देना है। देखो ये जो C है और O2 है आपस में जुड़ के CO2 बन गया, हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ऐड कर देना है। दूसरा रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी क्लास 10 में पढ़ के आओगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर क्या हो, जो मोर रिएक्टिव होता है वो क्या करता है, यस सर। लेस रिएक्टिव को सॉल्यूशन लेस रिएक्टिव डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x प्लस YZ है। देखो z किसके साथ जुड़ा हुआ था, y के साथ जुड़ा हुआ था, z y के साथ जुड़ा हुआ था। ये क्या, ये x आया और क्या हुआ, ये y को बाहर निकाल दिया, डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद z के साथ जुड़ गया, खुद z के साथ जुड़ गया। z के साथ कौन जुड़ गया भैया, x, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ ना, यस सर। रिएक्शन हुआ ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ कॉपर और सल्फेट और कॉपर का बॉन्डिंग, जिंक आ रहा है और कॉपर को भगा दे रहा है, बाहर निकाल दिया और जिंक और कॉपर का प्लेस जिंक ले लिया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। यस सर। ये देखो यहाँ पे भी देखो, कैल्शियम आ रहा है और वेनेडियम को बाहर कर दे रहा है, वेनेडियम को बाहर कर दिया, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये तुम डिटेल में पढ़ के आयोगे क्लास 10th में, कौन किसको डिस्प्लेस करता है, ठीक है। हम तो बस ऐसे ही आपको बताते रहे। अगला जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये शायद तुम नहीं पढ़ के आओगे 10th में, ये पढ़ के आयो? अच्छा ये भी ये नहीं आया, चलो देखते हैं ये क्या होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, ए रिडॉक्स रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट present in a particular compound in a definite oxidation state is oxidized as well as reduced। मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो जाए किसी रिएक्शन में और उसी का रिडक्शन भी हो जाए। एक ही, जैसे देखो एक ही इंसान का क्या हुआ, मान लो कोई तुम जा रहे हो, तुम्हारा पहले रास्ते में 10 रुपए गिर गया और तुम थोड़ा दूर और चले तो तुम्हें 5 रुपए मिल गए, तो एक ही इंसान का क्या हुआ, मतलब तुमको 5 रुपए मिल भी रहे रोड पे गिरे हुए और तुम्हारा खुद का पैसा गिर भी गया। मतलब एक ही इंसान का दोनों कुछ हो जाए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखना Cl2 है, बताओ ये किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 होगा। यस सर। और ये ब्रेक हो रहा है, कैसे ब्रेक हो रहा है, ClO3 और Cl माइनस में। अब बताओ यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा कि नहीं? यस सर। 3 ऑक्सीडेशन कैसे निकालोगे, अरे x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, तो x का वैल्यू +5 नहीं हो जाएगा, तो चलो x का वैल्यू यहाँ पे +5 है और यहाँ पे चूंकि कोई नहीं है तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो -1 ही होगा। -1 बताओ क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं, 0 से +5 किया, यस सर। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, एक ही क्लोरीन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो गया कि नहीं, मतलब एक ही इंसान का पैसा गिर भी जा रहा है और उसको पैसा मिल भी जा रहा है, दोनों हो गया एक ही का, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को मैं फिर से बताता हूँ। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है भैया, एक ही कंपाउंड का
ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी कंपाउंड का रिडक्शन भी हो जाएगा। एक ही कंपाउंड का एक ही कंपाउंड में जो एक एलिमेंट होगा ना, जो एक एलिमेंट होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाएगा। सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाए। जैसे क्या था, Cl2 ClO3 माइनस और किस में टूट रहा था भैया, Cl माइनस में टूट रहा था, ClO3 माइनस और Cl माइनस में टूट रहा था। अब देखो यहाँ पे अगर कोई क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा तो तुम जीरो नहीं बोलोगे, Yes, sir. लेकिन यहाँ पे निकालोगे तो क्या आएगा, +5, Five. निकालोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। -1. तो देखो x माइनस 6 इजिकल टू -1, तो x इजिकल टू क्या होगा, +5। अब बताओ उसी एक ही क्लोरीन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और उसी क्लोरीन का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो एक ही एलिमेंट का क्या होगा भैया, ऑक्सीडेशन भी हुआ रिडक्शन भी हुआ, एक ही एलिमेंट का दोनों हो गया, तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलो अब हमारा एक यहाँ पे भी एग्जांपल दिया, NH4NO3 वाला, जिसको नहीं समझ में आया वो यहाँ से सीख लेगा। देखो NH4NO3, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है। एक्चुअली ये प्रेजेंट जानते हो कैसे होगा, NH4 प्लस और NO3 माइनस, इस तरह प्रेजेंट होगा। ठीक है, NH4 प्लस और NO3 माइनस है। अब बताओ यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, X माइनस X क्या होगा, -4 होगा। -4 होगा सर। अरे -4 नहीं होगा, ध्यान दो। अरे नाइट्रोजन, पहले ये बताओ हाइड्रोजन के यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाइड्रोजन का कितना है, +1 है ना। एक -4 होगा सर, 3 होगा। -3 होगा ना, -3 होगा। -3 होगा। -3 होगा, तो सर क्या बोल रहे हो? सर +1 लेंगे ना सर, प्लस का चार्ज है ना, तो +1 लेंगे ना, किसको +4 लेंगे, अरे तो +1 लेंगे ना, हाँ +1 लेंगे, यस सर, X इक्वल टू -3। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, X -6 इज इक्वल टू सर 5 होगा, 5 होगा, +5 हुआ। यानी कि नाइट्रोजन का -3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब एक नाइट्रोजन का -3 है और एक नाइट्रोजन का +5 है, एक नाइट्रोजन का -3 है और एक नाइट्रोजन का +5 है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए एक नाइट्रोजन का क्या हुआ, -3 और दूसरे क्या हो गया, +5। लेकिन ये टूट रहा है, देखो N2O और H2O में टूट रहा है। अब बताओ N2O में टूटेगा मतलब क्या हो गया, ये नाइट्रोजन का +1 नहीं हो जाएगा, यस सर, यस +1 हो गया, नाइट्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया। अब तुम देखना यहाँ पे इस नाइट्रोजन की बात करेंगे तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, सर, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन। ठीक है, तो एक ही नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गया, यस सर, एक ही नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है N in N2O has +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो नाइट्रोजन इन NH4 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और नाइट्रोजन इन NH4NO3 में एक नाइट्रोजन क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गया। तो हमने पढ़ा था यस सर, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या बोला था कि भैया सेम ही एलिमेंट का क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाए, यस तो सर, डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है लास्ट बहुत आसान सा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। ठीक है, Yes. जैसे देखो वाटर है, वाटर को तुमने हीट दिया, ये टूट गया हाइड्रोजन और O2 में, H2O2 में टूट गया। हाँ, तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, द केमिकल रिएक्शन इन विच एक कंपाउंड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए दो और दो से ज्यादा कंपोनेंट में। ठीक है, तो एक कंपाउंड वाटर था वो टूट नहीं गया, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है भाई, यस सर, चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 देखो बहुत आसान है, क्लासिफाई द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहा है, तो क्या है, कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन है
और दूसरा में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये ऑक्सीजन OH आ रहा है और क्या हो रहा है, Yes, ये sir. हाइड्रोजन को बाहर निकाला और खुद जुड़ गया। Yes, sir, हाइड्रोजन को बाहर निकाला खुद जुड़ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। Yes, sir. हाँ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ना, कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. कैसा रिएक्शन है, पहला रिएक्शन कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ रहा है, दूसरा क्या है भैया, डिस्प्लेसमेंट है। दूसरा क्या है, Displacement. ठीक है। Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कौन कॉम्बिनेशन है, पहला वाला ही कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन जुड़ गया ना, कॉम्बिनेशन बस जाके ऐड कर देना। Yes, sir. चलो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डोंट शो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना। ये होगा, अब वो तो दिख रहा है डी होगा, ठीक है, लेकिन बुक में भी है क्या, सर, ये क्वेश्चन बुक में भी है। बुक में भी है, बहुत बढ़िया। तो देखो कौन सा जो स्पीसीज है वो डिस्प्रोपोर्शनल नहीं शो करेगा, तो इसको समझना। BrO4 माइनस जो हो रहा है, ये बोल रहा है कि डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन नहीं शो करेगा। BrO4 माइनस क्यों नहीं शो करेगा, बुक में दिया तो बताओ, कारण बताओ भाई, क्यों नहीं शो करेगा, जल्दी बताओ। हाईएस्ट ऑक्सीडाइजेशन स्टेट है। यस, तो हाईएस्ट है तो क्या है, उससे क्या हो गया, सही बता रहे हो, बताओ सही बता रहे हो, और बताओ ना, इतना ही लिख के चले आओगे स्कूल में, नो सर, इतना समझ आ रहा है उसमें बस। इतना ही समझ में आ रहा है, नहीं सही बता रहे हो, और आगे थोड़ा और बताओ बस। हाईएस्ट है तो यानी कि और हाईएस्ट नहीं जा सकता, अरे हाईएस्ट वो और हाईएस्ट नहीं जा सकता। और डिस्प्रोपोर्शनल रिडक्शन में क्या करते थे कि भैया एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होने चाहिए, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होने चाहिए। यहाँ पे तुम ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्या होगा, x -8 = -1, तो x क्या हो गया, +7 हुआ। और हम लास्ट क्लास में रेंज पढ़े थे, रेंज हाईएस्ट रेंज क्या था, मैक्सिमम सर n - ना, इसका n क्या होगा, ये ब्रोमीन 17 ग्रुप नंबर 17 क्या है, तो क्या होगा 17 - 10, इसका मतलब 7, तो ये +7 में ऑलरेडी है, और इसका मतलब क्या, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। यस बताओ डिस्प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और उसी का रिडक्शन होना चाहिए, यानी कि डिस्प्रोपोर्शनल मतलब समझे, अगर ए डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन शो कर रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए और इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटना भी चाहिए, तभी जाकर डिस्प्रोपोर्शनल कहलाएगा। मतलब उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होना चाहिए ना, तब तो जाकर डिस्प्रोपोर्शनल कहलाएगा ना। पर ऑक्सीडेशन तो होगा ही नहीं। यस हाँ, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा ना, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस, ये क्या है, मैक्सिमम में है, तो इसका तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है। चूंकि इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है तो ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो याद रखना, अगर मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट वाले एटम रहेंगे ना, एलिमेंट रहेंगे ना, तो वो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन नहीं शो करेंगे। क्यों, क्योंकि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ऑलरेडी मैक्सिमम है तो कहां से होगा, मैक्सिमम में है तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, x का क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, तो हमेशा ये कैसे की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, तो बताओ हमेशा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा ना। अरे देखो फिर से सुनो, हाँ बता दे रहे हैं फिर से, देखो ये लास्ट क्लास आप अटेंड किए थे, यस सर। किए थे, फिर क्यों नहीं समझ में आ रहा भाई। देखो ये BrO4 माइनस जो है, इसमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7 है। यस सर। अब +7 है तो ये +8 हो नहीं सकता, ये +8 नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसका मैक्सिमम रेंज है, ये जब भी होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। अरे तुम मैक्सिमम पे चले जाओगे तो क्या होगा, उसके बाद मिनिमम, उसके बाद में घटेगा ही ना। यस सर। अगर कोई बच्चा मान लो किसी पे एग्जाम में 100 में 100 नंबर लाया, तो क्या उसका अगले एग्जाम में क्या होगा, उसका मार्क्स घटेगा ही, उससे ज्यादा थोड़ी कर लेगा। अभी थोड़ी कहेगा भाई मैं 100% लाया, अगले टेस्ट में और ज्यादा लाऊंगा, मैक्सिमम से कोई और ज्यादा नहीं जा सकता, तो ये ऑलरेडी मैक्सिमम में, तो ऑब्वियस बात है इसको डिक्रीज ही करना होगा या उतना ही रहेगा। तो बताओ अब ये मैक्सिमम में है तो ये कभी भी इसका ये ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता। ऑक्सीडेशन तब कहलाएगा ना जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए, बढ़े, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तब उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ सकता है क्या,
नहीं बढ़ सकता, नो सर। नहीं बढ़ सकता। इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन क्या होता था, अरे एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा था, एक ही एलिमेंट का Yes, sir. ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा था। देखो यहाँ पे एक ही क्लोरीन का क्या था, 0 से +5 गया था, और उसी क्लोरीन का 0 से -1 गया था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ था, इसलिए डिस्प्रोपोर्शनल कहते हैं। वहां पे नहीं हो सकता, वहां पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन शो नहीं करेगा, सिंपल। बोलो भाई, सर आगे समझ। आ गया ना? यस सर। आकांक्षा आपको आ रहा है समझ? आ गया। यस सर आ रहा है ना? रिकॉर्डिंग देखो, पिछले लेक्चर में आप नहीं थे ना? अरे रिकॉर्डिंग देख के आए हो? अरे यस कि नो? रिडक्शन भी हो सकता है ना, क्या? ये जो डी ऑप्शन था इसमें रिडक्शन हो सकता है ना। हाँ, केवल रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन होगा, इसीलिए तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा, ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ है। अरे केवल रिडक्शन होगा तो उसको डिस्प्रोपोर्शनल थोड़ी कहेंगे, डिस्प्रोपोर्शनल रिडक्शन में दोनों होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दोनों। सर हाँ, सर अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। हाँ, कल लास्ट क्लास में बताया थे ना भैया, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट होगा, यानी कि बहुत ज्यादा किसी के पास पैसा है, तो वो दूसरे को पैसा देगा, तो पैसा देगा यानी कि अच्छा काम कर रहा है, और पैसा देना मतलब ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन देना मतलब अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ आता है। और लास्ट क्लास में बताइए, मान लो किसी के पास बहुत कम पैसा है, मिनिमम है, तो वो दूसरे का पैसा चुराएगा, चोरी कर रहा है, पैसा चुराना मतलब ऑक्सीजन चुराना, यानी कि रिडक्शन। मिनिमम वाले हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव करेंगे, मैक्सिमम वाले हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करेंगे। बताया तो नहीं था लास्ट क्लास में? बोलो। यस सर। ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं एन फैक्टर पे। 10 मिनट एन फैक्टर पे बात करेंगे, 10 मिनट नहीं, और 5 मिनट, 5 से 10 मिनट, और उसके बाद में हम चलेंगे बैलेंसिंग के ऊपर, जो कि हमारे आज के क्या इस पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैलेंसिंग। ओके सर। एन फैक्टर के बिना बैलेंसिंग नहीं सीख सकते, आपको एन फैक्टर आना चाहिए। एन फैक्टर तुम पहले भी सुने हो एन फैक्टर, आई थिंक तुम मोल कंसेप्ट पे सुने होगे, मोल निकालते थे। हाँ, मोल में हम सुने थे कब, जब हम ग्राम इक्विवेलेंट वगैरह पढ़ते थे। यस सर। मोलारिटी, नॉर्मलिटी। चलो, तो एन फैक्टर, खैर वहां का एन फैक्टर यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे, ये हम थोड़ा अलग तरह से बात करेंगे। एन फैक्टर जो होता है, ये फॉर्मूला देखो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। कितना एटम है उसको गुना कर दो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से, तो एन फैक्टर आ जाएगा। किसी रिएक्शन में कितने एटम है और उसके चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एन फैक्टर आ जाएगा। ध्यान देना, अगर एन फैक्टर नहीं आएगा तो फिर ये बैलेंसिंग नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, तो ध्यान से समझना। एन फैक्टर अभी मैं सिखा रहा हूँ, अभी तो सिखाया नहीं हूँ। देखो, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है, यस सर। यस और यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन +3 है, +3 है, तो ये 0 है, और ये क्या है, यहाँ पे 3 है, ठीक है भाई? नहीं, ये +3 ना, ये -3 होगा ना, नाइट्रोजन में है यस यस सर। क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है ना, नाइट्रोजन का 3 होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है 2.1, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले माइनस लेके जाते हैं, तो नाइट्रोजन क्या है -3, और यहाँ पे 0 है। अब बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर को कोई चेंज पूछेगा तो हमेशा देखो वैल्यू बताना मॉड में, मतलब नेगेटिव में मत बताना, बस चेंज पूछेगा ना तो आप केवल मैग्नीट्यूड बताना। तो बताओ चेंज कितना हो रहा है, 3 का चेंज हो रहा है कि नहीं? यस सर। चेंज कितना हो रहा है, 3 का। और ये बताओ, अगर एन फैक्टर पूछेगा, N2 का एन फैक्टर पूछेगा, चेंज 3 का हो रहा है, N2 में नाइट्रोजन कितना है, 2 है, यस सर। तो एन फैक्टर क्या होगा, 3 गुना 2 यानी 6, यानी कि एन फैक्टर N2 का कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, 6, क्या बोलोगे? और NH3 का कोई एन फैक्टर पूछेगा, देखो चेंज तो अभी भी 3 का ही है, लेकिन NH3 में नाइट्रोजन कितना है, 1, 1 तो 1 है, तो 3 × 1 करोगे तो एन फैक्टर कितना हो गया, 3। तो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं भैया, चेंज निकालो और कितने एटम है, जो चेंज कर रहा है उसी को देखना, यहाँ पे हाइड्रोजन को मत काउंट करने लगना, क्योंकि हाइड्रोजन का कोई चेंज नहीं है, देख रहे हैं क्या यहाँ पे? केवल और केवल नाइट्रोजन को देख। अरे चेंज किसका हो रहा है,
ऑक्सीडेशन नंबर किसका चेंज हो रहा है? नाइट्रोजन का ही हो रहा है ना, हाइड्रोजन का थोड़ी हो रहा है कुछ भी, नाइट्रोजन का चेंज हो रहा है। देखो जिसका चेंज होगा अरे ना, एक बार दूसरे एग्जाम्पल का भी बता दो ऐसे करके। हाँ, और ऐसे करके एक और एग्जांपल, जैसे देखो यहाँ पे ये एग्जांपल को मैं यहाँ से लिख के बता देती हूँ। N2 से NH3 बना था, N2 से NH3 में, N2 नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? 0। और यहाँ पे देखो 0। नाइट्रोजन का ही हम लिख रहे हैं, तो इसलिए हाइड्रोजन को नहीं काउंट करेंगे। भाई हाइड्रोजन का लिख रहे हैं क्या? नहीं, हाइड्रोजन का, No. नाइट्रोजन का लिख रहे हैं तो नाइट्रोजन का काउंट करो। अब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ? 0 से -3, यानी कि 3 का चेंज है कि नहीं? 3 का चेंज। अब कोई पूछेगा कि N2 का एन फैक्टर बताओ, N2 में कितने एटम है भैया? 2 है, तो 3 दूना 2, यानी कि 6 हो गया। 6। और यहाँ पे नाइट्रोजन में कितने नाइट्रोजन है? 1, तो 3 गुना 1 यानी कि 3, तो दोनों का एन फैक्टर हो गया, एक का 6, एक का 3। अगर 2 से 6 के बीच में हो तो क्या आप लिख रहे हो भाई? चलो और एग्जांपल से सीखते हैं एन फैक्टर। एक और एग्जांपल से देखो, ध्यान देना भाई, ध्यान देना। K2Cr2O7, यहाँ पे अगर क्रोमियम कोई ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो कैसे? चलो ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का निकालते हैं। पोटेशियम का तो 1 होता है, आपको पता है ना? Yes sir. 2 Yes पोटेशियम sir. होगा, तो 2 पोटेशियम का 2 और फिर 2 क्रोमियम है, तो 2 + 2x, 2 + 2x होगा। Yes sir. फिर 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन के लिए क्या होगा? -14 होगा, -40. इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू +6 आ जाएगा, Yes sir. x का वैल्यू +6 आ जाएगा। और ये कन्वर्ट हो रहा है Cr3+ में, Cr3+ में, तो ये तो सिंपल सा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया कि नहीं? Yes sir. अब कोई चेंज पूछेगा तो Yes, चेंज sir. कितना होगा? चेंज +6 से +3 जा रहा है, यानी कि 3 का चेंज है कि नहीं? Yes sir. Yes sir. 3 का चेंज है। अब पूछेगा कि रिएक्टेंट में कब, तो एन फैक्टर बताओ, तो इसमें कितने एटम है? 2 एटम है, तो एन फैक्टर क्या करोगे? चेंज गुना नंबर, यानी कि 3 गुना 2, यानी कि 6 हुआ कि नहीं? तो देखो Yes, पहले sir. वाले का क्या हो गया? एन फैक्टर 6 हो गया कि नहीं? बताओ भाई। Yes sir. Yes sir. ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? चेंज निकालना, नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है भाई? सर आपने 2 कैसे लिया? अरे देखो क्रोमियम 2 है ना, इसलिए 2 Yes sir. Okay sir. अगर 2 से 6 के बीच में हो तो, अगर 2 क्या, हर्षित क्या पूछ रहे हो? नहीं समझ में आया आपका डाउट। अरे हर्षित क्या डाउट पूछ रहे हो भाई? तो ऊपर 3 कैसे आया जरा बताना एक बार, कौन सा 3? अरे माइक ऑन करके बोलो भाई, नहीं समझ में आ रहा आप क्या पूछ रहे हो हर्षित, अरे बोलो। चलो एक और देखते हैं। अगर क्रोमियम 2 में 2 का वैल्यू, अच्छा क्रोमियम 2 में 2 का वैल्यू, कहाँ 2 का वैल्यू कुछ नहीं, अरे 2 है तो 2x मान लिए थे ना, 2x मान लिए थे, वो नहीं पता था क्रोमियम का, ठीक है? अरे क्रोमियम का हमें नहीं पता था, 2x मान लिया था हमने। अरे सर भाई वो कह रहे हैं आप कैसे लिखा है, शायद ये पूछ रहे हो। क्या पूछ रहे हैं? सर क्रोमियम के नीचे 6 कैसे लिखा है, आई थिंक वो पूछ अरे रहे ये हैं। 6 कैसे लिखा है? देखो ये हम लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, पोटेशियम का 1 होता है, तो 2 पोटेशियम में क्या होता है? 2 हो गया, 2. और फिर क्या होगा? ये 2 क्रोमियम का क्या होगा? 2x होगा, हमें नहीं पता है क्रोमियम का। और 7 ऑक्सीजन का क्या होगा? 1 ऑक्सीजन का -2 होता है, ठीक है? अरे 1 ऑक्सीजन का -2 होता है, 7 ऑक्सीजन क्या होगा? -2 × 7, तो -14 हो जाएगा, इक्वल में 0 आएगा। तो 2x = क्या करोगे भाई? बेसिक मैथमेटिक है, क्या होगा? 2x माइनस ये -12 = 0, तो x = 6, यही होगा ना? Yes. इसी तरह से आया था। Yes sir. और क्या नहीं समझ? आई थिंक मुझे लग रहा है वो ये पूछना चाह रहा है कि +6 है ना, उसके जगह पे +2 होता और +3 की जगह पे +6 होता तो क्या होता बीच में डिफरेंस? तो वही होता, मल्टीप्लाई करते जैसे ये हो रहा है, ठीक है? मैं इसका, अरे माइक ऑन करके नहीं पूछोगे तो फिर इम्पॉसिबल है यार, मैं मन की बात कैसे जान लूंगा, मन की बात कैसे समझ लूंगा? माइक ऑन करके बोलो, बताओ यहाँ पे, मतलब तुम लड़के होके नहीं बोल रहे हो, क्या बोलूं मैं तुमको? चलो आगे देखते हैं, ठीक है? इधर देखना, यहाँ पे Na2H2O3, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ये सब लास्ट क्लास में हमने किया हुआ था भैया, ठीक है?
अरे लास्ट क्लास में हमने किया हुआ था, अगर लास्ट क्लास में आप अटेंड किए होंगे तो आपको ये डाउट नहीं होगा। आई थिंक आप लास्ट क्लास में एब्सेंट थे, अब नहीं आओगे, 4 क्लास बाद आओगे तो यही होगा। ठीक है, सर था वो। अच्छा था तो फिर क्यों नहीं समझ में आ रहा भाई? चलो इधर देखो, छोड़ो यार, देखो इधर, माइक ऑन करके बोलोगे नहीं तो क्या घंटा समझ में आएगा। इधर देखो, यहाँ पे सोडियम का क्या है, 2 सोडियम है तो 2 लिखोगे ना, यस सर। ठीक है। यस सर। 2 सोडियम होगा तो 2 लिखेंगे, और 2 सल्फर होगा तो क्या लिखेंगे भाई? 2x। 2x। हाँ भाई, मैं कहाँ से समझूंगा भाई, तुम तो हो गधे, 2x। माइक बोलोगे नहीं तो मैं क्या, मेरे पास जादू है क्या, मैं समझूंगा अच्छा अच्छा हर्षित का पेट खराब है। भाई तुम माइक ऑन करके बोलोगे तब तो सर मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा पेट खराब है, मैं कैसे समझ जाऊंगा? सर माइक खराब है सर। माइक बनवाओ यार, ऐसे मैं कैसे समझ जाऊंगा? तुम क्या पूछ रहे हो, 4 मैसेज करो एक एक वर्ड का, गुस्सा दिलाते हो यार, इतना बेसिक चीज नहीं समझ में आ रहा है तुमको? बताओ यार, ये देखो सोडियम में क्या है भाई, सोडियम का 2 होगा ना? देखो NO2, इसको मैं लिख देता हूँ 2x। NO2 क्या है, इधर समझना इधर। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर पढ़ना ही बेकार है यार, इससे आसान क्या हो सकता है यार ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। NO2 S4O6 यही है ना? Yes, sir. Na2S2O3 और Na2S4O6। इधर देखना, इधर देखना, ये सोडियम का, ये तुम्हारा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन। ये लास्ट क्लास में हमने कितने क्वेश्चन किए हुए थे बताओ? सोडियम 2 सोडियम है तो 2 होगा, Yes, sir. यस सर। और सल्फर का नहीं पता, हमें सल्फर का नहीं पता 2x लिखेंगे, Yes, sir. और ऑक्सीजन का पता है 6 लिखेंगे, तीन ऑक्सीजन है तो इक्वल 0 हो जाएगा। यस सर। तो x का वैल्यू क्या होगा जल्दी बताओ? +2. +2 सर। +2, और यहाँ पे अगर सल्फर का निकाला जाएगा क्या होगा? 2 प्लस 2.5। 4x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2.5 आएगा सर। तो बताओ यहाँ पे 4x इक्वल टू क्या होगा? 10 होगा, यस सर। 2.5 सर। तो x इक्वल टू 2.5 हो जाएगा। Yes, sir. अब कोई चेंज पूछे तो चेंज 2 से 2.5 का हुआ, यानी कि Yes, sir. चेंज कितना होगा? 0.5। अब कोई पूछेगा रिएक्टेंट का, तुम n फैक्टर बताओ, रिएक्टेंट में कितने सल्फर है? 2 हैं, यस तो सर। रिएक्टेंट क्या करोगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, Yes, sir. 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिएक्टेंट का n फैक्टर आ जाएगा, कितना है भैया? 0.5 into 2 into 1 आ जाएगा। Yes, sir. और इसके अगर प्रोडक्ट में अगर n फैक्टर पूछा जाएगा तो यहाँ पे कितने सल्फर, कितने? 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 2 आएगा। बस ऐसे तो निकलता है n फैक्टर। इसमें क्या बहुत टफ चीज है क्या ये? अरे बहुत No, sir. ऑक्सीडेशन स्टेट आना चाहिए निकालने, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत अच्छे से निकाला था। इधर देखना, देखो यही पे यहाँ पे था ना, देखो इधर। सर एक चीज पूछनी, सर ये आपने नीचे 0.5 क्यों लिया है? सर ये वाला नहीं आया, बाकी आ गया पूरा। अरे चेंज है, चेंज 0.5 का चेंज है ना, देखो चेंज है ना, 2 से 2.5 हुआ था। यस अरे सर। देखो रिएक्टेंट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था? रिएक्टेंट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट था कितना था भाई? 2, और प्रोडक्ट में क्या था? 2.5। तो चेंज कितना है? 5 में से 2 माइनस करो तो 0.5 बचेगा। अरे 0.5 नहीं बचेगा, यस सर। यस सर। 0.5। इसलिए 0.5 लिखा था, ठीक है। हाँ, और कोई सर बोल रहा था, आकाश बोलो। नो सर, कुछ नहीं कह रहा। समझ में आ गया ना? तो यही था भाई, देखो यहाँ पे चेंज 0.5 का है, रिएक्टेंट में कितने हैं? सल्फर 2 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 1 n फैक्टर हुआ। प्रोडक्ट में सल्फर कितने हैं भैया? 4 है, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया 2। और याद रखना हमेशा उसी से मल्टीप्लाई करना, उसी का संख्या देखना जिसका वैल्यू चेंज है। देखो सोडियम में कोई चेंज नहीं था, सोडियम का यहाँ भी +1 था और यहाँ भी सोडियम का +1 था, इसलिए सोडियम को हम नहीं काउंट करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन में, यहाँ भी ऑक्सीजन का -2 था और यहाँ भी ऑक्सीजन का -2 है, तो इसलिए इसके एटम नहीं काउंट करते हैं। हमेशा काउंट करेंगे जिसका तुम चेंज देख रहे हो, जिसका तुम चेंज देख रहे हो, ठीक है? ठीक है ना भाई? ओके सर। यस सर। Yes. अब यहाँ पे देख लो, ये अगर मान लीजिए KMnO4 है, KMnO4 है, ये तुमको रिएक्शन याद भी होना चाहिए, तीनों रिएक्शन ध्यान रखना, ठीक है। ये तीनों रिएक्शन आपने होगा तो डायरी में अपने जहाँ लिखते हो ना वहां पे नोट कर लो।
देखो KMnO4 में, बताओ लास्ट क्लास में हमने निकाला था, Mn का +7 होता है ना, यस सर। और यहाँ पे Mn का Yes, sir. +2 होगा कि नहीं, +7 और +2 हो रहा है। अब बताओ चेंज कितना का होगा, 5 का होगा कि नहीं। यस सर। अब किसी को ऐसा नहीं ना है कि ये +7 कैसे है, अगर No, दिक्कत है sir. तो भैया जाके रिकॉर्डिंग देखना लास्ट क्लास का, ठीक है। इसलिए हमने लास्ट क्लास में, याद है, लगभग आई थिंक 20 से ज्यादा क्वेश्चन हमने किया था, 20 क्वेश्चन किया था, और तुम बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर रहे थे। आज सरेंडर कर दोगे तो ये बहुत गलत बात है यार, लास्ट क्लास में तुमने आंसर किया था। अरे k का 1 लिखे थे, Mn का x लिखे थे, और क्या होगा, -8 होगा इक्वल टू 0 होगा, तो x क्या होगा, +7 होगा। तो हर क्लास में एक ही चीज बताया जाएगा तो हो गया, पढ़ लिए। तो यहाँ पे +7 है और यहाँ पे +2 हो गया ना, चेंज कितना हो रहा है, 5 का हो रहा है ना। यस अब सर। Yes, sir. बताओ n फैक्टर 5 × 1 नहीं करो, क्यों, क्योंकि Mn तो 1 ही है, यस Mn 1। सर। और ये याद रखना, Yes, sir. एसिडिक मीडियम में ना KMnO4 कन्वर्ट हो जाता है Mn2+ में, एसिडिक मीडियम में KMnO4 Mn2+ में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड वाला देखना, यहाँ पे भी KMnO4 में Mn का तो +7 ही होगा, लेकिन ये चेंज हो गया K2MnO4 में, यहाँ पे +6 आ जाएगा, +6 आ गया। चेंज कितना का हुआ, 1 का हुआ कि नहीं। n फैक्टर sir. निकालो, 1 × 1 करोगे तो 1 आएगा कि नहीं n फैक्टर, यस सर। ठीक है। फिर लास्ट वाला में देखो, यहाँ पे भी रिएक्टेंट का +7 है, प्रोडक्ट का क्या हो गया, +2 हो गया ना। कैसे +2 हुआ, तो x - 4 = 0, तो x = क्या होगा, +4। बोलो भाई, यस सर। तो चेंज कितना का हुआ, 7 और 4, यानी 3 का। 3 का चेंज हुआ ना, 3 का चेंज। यस सर। तो चेंज Yes, sir. है तो n फैक्टर क्या होगा, 3 × 1 यानी कि 3। अरे बोलो, ठीक है भाई, यस सर। ओके। सर तो n फैक्टर, यार देखो n फैक्टर निकालना कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। a से b, अगर मान लो a से b कन्वर्ट हो रहा है, तुम क्या करना है, a का ऑक्सीडेशन नंबर देख लेना, b का देख लेना, फिर दोनों का चेंज निकाल देना। तो जो चेंज आएगा ना उसमें देख लेना a के कितने एटम है, अगर a के x एटम है तो x से मल्टीप्लाई कर देना, b के y एटम है तो y से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। b के y एलिमेंट है तो y से मल्टीप्लाई करो, a के x एलिमेंट है तो x से मल्टीप्लाई करो। चेंज निकालो और नंबर से मल्टीप्लाई करो, चेंज निकालो नंबर से मल्टीप्लाई करो, n फैक्टर हो गया, ठीक है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे ये सबको, ये देखो देख लो, यहाँ पे एक छोटा सा बात है भाई, जल्दी से देख लो। 3 केस है, इफ मोर देन 1 एटम इज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। अगर मान लो कोई रिएक्शन में एक से ज्यादा एटम ऑक्सीडाइज हो जाए या रिड्यूस हो जाए, एक से ज्यादा एटम ऑक्सीडाइज हो जाए या रिड्यूस हो जाए, तो n फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो दोनों एटम का अलग अलग क्या करो, n फैक्टर निकाल लो और दोनों n फैक्टर को तुम ऐड कर देना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे Fe का क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और क्या है यहाँ पे कार्बन, कार्बन का क्या है, +3 है। Fe का +2 है और कार्बन क्या है, +3। Fe तुम्हारा चेंज हो रहा है +3 में और कार्बन चेंज हो रहा है +4 में, ठीक है। Fe कहाँ चेंज हुआ भैया, +4 में, Fe +3 में और कार्बन गया +4 में। तो बताओ Fe का n फैक्टर कैसे निकालोगे, चेंज देखो 2 से 3 में गया, यानी कि चेंज 1 का हुआ कि नहीं, चेंज Yes, 1 sir. का हुआ ना भाई, Yes, 2 से sir. 3 गया तो चेंज 1 का हुआ। और नंबर कितना है, Fe का संख्या 1 है, तो क्या हो गया, n मतलब नंबर भी 1, चेंज भी 1, तो n फैक्टर 1 हो जाएगा कि नहीं। यस सर। और यहाँ पे देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 से कहाँ गया, 4 पे, तो चेंज कितना हुआ, 1 का हुआ कि नहीं। लेकिन कार्बन का संख्या 2 था, तो 2 दूनी मतलब 2 × 1 करोगे तो n फैक्टर क्या होगा, 2 होगा कि नहीं। Yes, sir. और ओवरऑल n फैक्टर पूछेगा तो क्या करना, दोनों को ऐड कर देना, 3। ठीक है। दोनों, ये देखो कभी कभी ऐसा होगा ना कि जैसे देखो अब पिछला जितना जो भी हम एग्जांपल लिए थे ना, उसमें एक ही इंसान का चेंज हो रहा था, देखो केवल Mn चेंज हो रहा था, केवल Mn नहीं चेंज हो रहा था, यस सर। एक ही एलिमेंट चेंज हुए थे अभी। लेकिन मान लो कोई ऐसा एग्जांपल हो जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट का चेंज हो, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करे, तो क्या करना, उन सर आपकी आवाज उनको ब्रेक ऐड हो कर, रही क्या, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक सेकंड रुक जाओ, अब ठीक है। अरे अब ठीक है भाई, हेलो, यस सर यस सर। ठीक है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक से ज्यादा एलिमेंट का क्या हो, इफ मोर देन 1 एटम इज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, एक से ज्यादा एटम क्या हो, ऑक्सीडाइज हो या रिड्यूस हो। देखो यहाँ पे दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो
आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं, 2 से 3 में क्या आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, और कार्बन का भी मतलब दोनों का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक से ज्यादा एलिमेंट का क्या हो गया ऑक्सीडेशन हुआ। तो जब कभी भी एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा तो उनका एन फैक्टर रिजल्टेंट नेट एन फैक्टर क्या निकालोगे, फाइनल एन फैक्टर क्या होगा, दोनों एन फैक्टर को ऐड कर दो। अगर 3 ऐसा रहता तो तीनों को ऐड कर दो, 4 आता तो चारों को ऐड कर दो, ठीक है। अरे कैसे करेंगे एन फैक्टर, अगर एक एलिमेंट से ज्यादा का क्या हो, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन, हाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, रिडक्शन, हाँ केवल मतलब सेम ही हो, ऑक्सीडेशन या तो ऑक्सीडेशन हो या तो रिडक्शन हो, ऐसा नहीं कि एक का ऑक्सीडेशन हो जाए एक का रिडक्शन हो जाए, ऐसा नहीं, कोई एक होगा हाँ, कोई एक होगा। तो क्या करना है एन फैक्टर कैसे निकालना, बस सबको ऐड कर देना, सबको क्या कर देना ऐड कर देना। चलो यहाँ पे इसमें रिएक्टेंट का लेंगे या फिर प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का अरे चेंज ही निकालना है ना, रिएक्टेंट कहीं ले लो, रिएक्टेंट का देखो यूजुअली हम नेम फैक्टर बात करेंगे तो रिएक्टेंट वाले को ही लेंगे, रिएक्टेंट वाले को ही लेंगे, ठीक है। सर एन फैक्टर रिएक्टेंट का ही निकालते हैं, नहीं प्रोडक्ट का भी निकालेंगे, अभी जैसे पिछले वाले में प्रोडक्ट का अरे प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं भैया, प्रोडक्ट का निकालना होगा ना तो जितना प्रोडक्ट का नंबर होगा प्रोडक्ट के नंबर से मल्टीप्लाई करो, रिएक्टेंट का निकालना होगा तो जितना रिएक्टेंट का नंबर होगा रिएक्टेंट के नंबर से मल्टीप्लाई करो, बात तो वही है ना। चेंज निकालो, प्रोडक्ट का निकालना है तो प्रोडक्ट की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्टेंट का निकालना है तो रिएक्टेंट की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि एक वो अगर कोई मान लो ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें दोनों हो, ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हो। पिछले वाले केस में हमने क्या देखा था, मतलब एक का ऑक्सीडेशन हो रहा था एक का रिडक्शन हो रहा था, यही देखा था ना हमने, यस सर, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन हो रहा था, नहीं पिछले वाले में हमने देखा था दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा था, दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा था या फिर दोनों का रिडक्शन होगा तो पिछले वाला केस करेंगे, मतलब सिंपली ऐड कर दो। लेकिन ऐसा रहेगा ना कि एक का ऑक्सीडेशन हो और दूसरे का रिडक्शन हो, जैसे देखना यहाँ पे क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का +5 से कहाँ गया -1, तो +5 से -1 गया, यानी कि क्लोरीन का क्या हो रहा है रिडक्शन हुआ कि नहीं, ऑक्सीजन का तुम देखोगे ऑक्सीजन -2 0 गया, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन, एक रिएक्शन में क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और किसी का रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जा रहा है। तो उस केस में एन फैक्टर कैसे निकालोगे, उस केस में दोनों को ऐड नहीं करेंगे, किसी एक का एन फैक्टर निकालेंगे वही आंसर हो जाएगा, किसी एक का एन फैक्टर निकालेंगे वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है KClO3 KClO2 है, देखो यही है ना। अब तुम देख रहे हैं यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, 1 + x - 6 = 0, तो x = क्या होगा +5, तो क्लोरीन का +5 है ना, और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो जाएगा -1 और यहाँ ऑक्सीजन क्या होगा 0, क्लोरीन का क्या हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन। अब एन फैक्टर क्लोरीन का एन फैक्टर पूछेगा तो बताओ चेंज कितना का हो रहा है, 5 से -1 गया, चेंज कितना का, 4 अरे 4 का हो रहा है, अरे 6 माइनस, चेंज कैसे निकालते हैं, -1 - 5 ऐसे ही करोगे तो -6 होगा, चेंज कितना का हुआ 6 का हुआ, और नंबर तो एक ही है, तो एन फैक्टर क्या हुआ 6 हुआ कि नहीं, यस सर, अगर ऑक्सीजन से तुम निकालते तो क्या होगा, ऑक्सीजन में चेंज कितना है 2 का है, यस और सर, ऑक्सीजन 3 है, तो 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 3 यानी कि 6 होगा, 6 होगा, तो अब एन फैक्टर पूछेगा तो दोनों को ऐड मत कर देना, ऐसा नहीं कर देना कि 6 + 6 2 है, इस केस में वैल्यू एक ही होगा, ठीक है। क्या करता है कोई भैया, अगर एक ही रिएक्शन में दोनों हो जाए, दोनों हो जाएगा ना, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन होगा ना, तो एन फैक्टर 1 का वैल्यू लेना है, ऐड नहीं करना है, ठीक है, एन फैक्टर 1 लेना है। लेकिन अगर रिएक्शन में क्या हो, केवल और केवल ऑक्सीडेशन हो तो अब जाके ऐड करेंगे, जैसे पिछले वाले केस में क्या था, केवल ऑक्सीडेशन हो रहा था, रिडक्शन वगैरह नहीं हो रहा था। देखो यहाँ पे आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा था और कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा था, दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा था ना, तो उस केस में ऐड करेंगे, ठीक है भाई।
ओके ओके, चलो ये लास्ट है, एन फैक्टर का ये लास्ट पॉइंट है, और फिर हम सर अब बैलेंसिंग, बैलेंसिंग होगी। हाँ बैलेंसिंग होगी, ये लास्ट ही है एन फैक्टर का, इसका अगला पॉइंट बैलेंसिंग है। ठीक है, देखो बैलेंसिंग कहाँ तक पहुंचता है आज। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, देखो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तो हम समझ गए हैं ना, क्या होता है कि एक ही एटम क्या हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो, एक ही एटम को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो क्या कहेंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, एक ही एटम को ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा ना, तो उस केस में क्या करोगे, एन फैक्टर का ये फॉर्मूला नोट कर लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है। एन फैक्टर क्या करोगे, n1 इंटू n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, ये समझना। Cl2 ClO3 माइनस और Cl माइनस में कन्वर्ट हुआ था ना, Cl2 ये हम पहले ऊपर भी रिएक्शन लिखे थे डिस्प्रोपोर्शनेशन वाले में, Cl माइनस और Cl माइनस, यही है ना, हाँ भाई यही है। अब देखना, इसको समझना, अब इसका एन फैक्टर पूछेगा तो देखो क्या करोगे, क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 और यहाँ पे -1। अब इसका एन फैक्टर कोई पूछेगा, यहाँ पे बताओ इसका एन फैक्टर कितना हो रहा है, पहले चेंज बताओ कितना हो रहा है, चेंज 5 का हो रहा है, और इसमें चेंज कितना का हो रहा है, 1 का। माइनस नहीं बोलते, चेंज में कभी माइनस नहीं बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे, तो 1 का। अब एन फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा, इसके बाद ये इसकी संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे, n1 तो सर 2 होगा, 10 होगा, और n1 1 होगा, 2 n। हाँ यह क्या होगा, 10 होगा और ये 2 होगा, 10 और 2 होगा। अब इसको हम मान लेंगे n1 और इसको मान लेंगे n2, चूंकि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कैसे पता चला, देखो एक ही एटम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो गया, उसी एटम का यहाँ पे, उसी एलिमेंट का यहाँ पे रिडक्शन, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गया, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एन फैक्टर पूछेगा ना, तो क्या करना, n1 इंटू n2 कर देना, n1 इंटू 20/2 n1 प्लस n2, यही करेंगे ना, ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे, हाँ तो क्या होगा 20/12, 20/12। यस, हाँ 10 सर गुना जो यहाँ 20, पे रिडक्शन होगा उसका हम लोग माइनस तो नहीं इंक्लूड करेंगे ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड लेना, चेंज लेना है, ठीक है, चेंज लेना है हमेशा, माइनस वाइनस नहीं लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, एन फैक्टर कभी भी याद रखना, एन फैक्टर निगेटिव नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा, हाँ निगेटिव नहीं होगा, मैग्नीट्यूड हम हमेशा मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यहाँ पे इसी के साथ एन फैक्टर वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है भाई, चलो बहुत जल्दी जल्दी यहाँ तक पहुंचे ना, यस सर। बहुत फास्टली पहुंचे। हाँ एक्चुअली हमारा देखो ये पढ़ लेना, अरे यार क्वेश्चन ही बचा हुआ है यहाँ पर, देख लो ये एन फैक्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे लगा कंप्लीट है, यहाँ पे क्वेश्चन ही बचा हुआ है, देख लो एन फैक्टर का, देखो बोले ना हमेशा मैग्नीट्यूड लेना है, क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। एन फैक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, आओ इधर ये सब पढ़ लेना, तुम खुद से पढ़ लेना। देखो एन फैक्टर कभी भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, एन फैक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कांट भी नेगेटिव, और एन फैक्टर 0 भी नहीं होगा। ठीक है, एन फैक्टर का वैल्यू ना तो 0 होगा ना तो नेगेटिव होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो जल्दी से बता दो, इसका एन फैक्टर पूछ रहा है, क्या होगा भाई, यहाँ पे सल्फर का एन फैक्टर पूछ रहा है भाई, सल्फर का बताओ, यहाँ पे -2 है ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे +6 है, चेंज कितना का हुआ, सर तो 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा आंसर। अरे पहले चेंज 8 हुआ, 6 यस सर 8 हुआ सर। 8 होगा, 8 का चेंज हुआ, 6 माइनस -2, अरे यहाँ पे 2 रहता तब तो चेंज 4 करते ना, यस सर। यस सर 8 का चेंज है, 8 का चेंज है, और एन फैक्टर आप बताओ सल्फर के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा, यस सर। तो 1 से मल्टीप्लाई होगी, प्रोडक्ट में भी सल्फर 1 है। ठीक है, तो एन फैक्टर हो गया, निकल गया भाई 8, क्या हो गया, एन फैक्टर 8 हो गया। यहाँ पे बताओ ये AS2O3, यहाँ पे AS का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, जल्दी बताओ कितना होगा, और इतना टाइम लगेगा, +6, 2 का +6 होगा, 1 का +3 होगा, सर 3 होगा। 3 होगा ना,
हाँ 3 होगा। अरे 2 का Three. प्लस 6 होगा ना, 2 का प्लस 6 होगा, एक का तो 3 होगा ना। देखो ऐसे लिखेंगे ना, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 3। सर 3 और यहाँ पे ए क्या होगा इसका वैल्यू, x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 3 लिखेंगे ना, क्योंकि इसके Yes, चार्ज sir. माइनस 3 है, तो x का वैल्यू प्लस 5 आएगा सर Yes, sir. और इसका प्लस 3 है। चेंज कितना का हुआ, चेंज 2 का हुआ, 2 यस Yes, sir. चेंज 2 का तो हुआ, हम यहाँ एस का निकाल रहे हैं ना, एस का निकाल रहे हैं। ए अरे ऑक्सीजन का तो- हाँ एस का। आर्सेनिक सर 2x क्यों नहीं लिया? क्या 2x minus 8 equals to minus 3. भैया, ये आगे 2 है, नीचे रहता है तब लेते हैं, ये तो मोल बता रहा है, मोल वाले को नहीं लेंगे, ठीक है। अरे यहाँ पे इसके नीचे थोड़ी है, हाँ वो तो हाँ ठीक है ठीक बैलेंसिंग है। करने के लिए, बैलेंसिंग वालों को नहीं लेते, ठीक है। अब बता Okay, चेंज sir. कितना है, 2 का। अब बताओ अगर यहाँ पे रिएक्टेंट का पूछेगा इन फैक्टर, तो 2 गुना 2 सर 4 होगा 4, और प्रोडक्ट का होगा तो क्या होगा, सर 2 2 इंटू होगा 1, 2 प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा भैया, 2 इंटू 1। Two. देखो ये आगे है तो इस 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, अरे इसके नीचे रहता तब मल्टीप्लाई होता, ओके सर। ठीक है। तो क्या होगा 2 इंटू 1 यानी कि 2, और यहाँ पे रिएक्टेंट का क्या होगा 2 इंटू 2 यानी कि 4। अरे हो गया। यस सर। यस सर तो एन फैक्टर आई थिंक अब सबको आ गया हो गया। चलो यार तो सांस ले लो, तो मैं भी पानी पी लेता हूँ। किसी को एन फैक्टर नहीं आया होगा तो पूछ लेना भाई। एन फैक्टर किसी को नहीं आया होगा तो पूछ लेना, आसान है ना एन फैक्टर निकालना। यस सर। देखो अब जो बैलेंसिंग में है ना, बस आपको बैलेंसिंग में कितना एन फैक्टर का यूज होगा, बस बैलेंसिंग में कौन सा एन फैक्टर का यूज होगा, केवल वो चेंज और नंबर, वही पहला फॉर्मूला, उसके अलावा कोई यूज नहीं होगा। बैलेंसिंग में वो चेंज इनटू नंबर कर रहे थे ना फॉर्मूला, यस सर बस उतना ही Yes, यूज होगा, उतना ही यूज होगा। बैलेंसिंग में जो है चेंज इनटू नंबर, बस उतना यूज होगा, तो उतना आ जाएगा तो बैलेंसिंग आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पे जो है ये स्टेप्स लिखा हुआ है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है एक, बैलेंसिंग करने का एक हाफ रिडक्शन मेथड होता है, 2 मेथड होते हैं, यस सर। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक हाफ रिडक्शन मेथड। और हम जो पढ़ेंगे इन दोनों में से निकाल के एक अपना ही अलग मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे तुम्हारा हो जाएगा बहुत आसान, बहुत आसानी से कर लोगे। चलो देखते हैं। देखो एसिडिक मीडियम रहेगा तो क्या होगा H प्लस। देखो जनरली बैलेंसिंग जो हम करते हैं ना 2 मीडियम में करते हैं, या तो एसिडिक या तो बेसिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम होगा ना तो आपके रिजल्ट में ध्यान रखना, हमेशा रिजल्ट में H प्लस दिखना चाहिए, OH माइनस नहीं दिखना चाहिए। एसिडिक मीडियम में क्या दिखना चाहिए, H प्लस। OH माइनस गलती से भी OH माइनस आपके रिजल्ट में नहीं दिखना चाहिए। और अगर बेसिक मीडियम है ना तो गलती से भी H प्लस बेसिक मीडियम में नहीं दिखना चाहिए, जो आपका बैलेंस। तो इसका ध्यान रखना है। ये कुछ स्टेप है, इसको मन करे तो आप पढ़ लेना, ये बुक वाले स्टेप है जो बुक में लिखे रहते हैं, ठीक है। ये कौन सा मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का ये स्टेप 1 2 3 4 5 6, ओ भाई साहब 6 स्टेप, 7 स्टेप, 8 स्टेप, 9 स्टेप। मन करे तो पढ़ लेना, नहीं मन करे तो छोड़ देना, ठीक है। ये सब बुक में तो 5 ही है बस, क्या, बुक में 5 स्टेप है। हाँ तो बुक में 5 स्टेप है बहुत, अरे उसी को मतलब वो तो बहुत सारे स्टेप को ना वो एक साथ लिख देता है, ठीक है। चलो 5 स्टेप है, समझ में आ गया 5 स्टेप। नो सर बता रहे हैं, अभी तो पढ़ाई नहीं है। सही पढ़ाई नहीं है, बता रहे तुम तो बोल रहे थे तुम्हारे स्कूल में हो गया है। सर स्कूल में हो गया, कुछ समझ आता नहीं। कुछ समझ में नहीं आता, क्यों भाई सोते हो क्या स्कूल में। सर टीचर जल्दी जल्दी सिलेबस कवर कर रही है, भगाए जा रही है सारा यस जल्दी जल्दी। सर, भगाते हुए जा रहे हैं। भगाते जा रहे हैं, भगाते जा सर रहे वो स्ट्रक्चर वाला समझा रही हो तो कुछ भी समझ नहीं आया, ऊपर से चला गया सारा। हैं। स्ट्रक्चर वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो क्या स्ट्रक्चर से मतलब, अरे वो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यही बोल रहे हो ना। सर आसान वो होता है। बिल्कुल समझ नहीं आया, अरे बहुत Yes, sir. आसान होता है।
और सर हार्ड भी लग रहा हो तो देख के सब टीचर करा अरे देते वो हैं बहुत हिसाब से। बच्चा वाला चीज है, वो सबसे आसान वही है, बहुत आसान ही है। अगर स्ट्रक्चर आपको बनाने आ गया तो समझो बैलेंसिंग करने आ गया आपको, ठीक है। चलो ये हमारा अपना ट्रिक मतलब अपना ये शॉर्ट ट्रिक करके लिखा हुआ है, ये मैंने खुद से टाइप किया है, ठीक है। बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक या बेसिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम में हो या बेसिक मीडियम में हो तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे? तो स्टेप 1 क्या करेगा कि जो भी होगा ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। बैलेंसिंग करने का पहला स्टेप क्या कहता है भैया, अगर बैलेंसिंग जिसे करना है ना, जो रिएक्शन दिया रहेगा उसका क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालो। उसका फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे भाई, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे कि बैलेंस एटम इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग, मतलब जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा उसको क्या करो, बैलेंस कर दो। बैलेंस मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा उसको बैलेंस कर दो। थर्ड स्टेप है बैलेंस चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मतलब आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, किसका, एन फैक्टर का। एन फैक्टर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा। ये क्या लिख दिया स्टेप 3 सर, नहीं समझ में, आप ही समझ में आ जाएगा। फोर्थ स्टेप होगा कि बैलेंस डिफरेंस इन चार्ज बाय एडिंग एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम रहेगा तो H प्लस ऐड करो, और बेसिक मीडियम है तो OH माइनस ऐड करो। OH माइनस ऐड करो। एसिडिक मीडियम में H प्लस और बेसिक मीडियम में OH माइनस को ऐड करो, ठीक है। और लास्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, आप सबसे सारे स्टेप में पानी H2O फेर को लगा के बैलेंस करना है। हाँ, H2O को ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब सारे मेहनत पे लास्ट स्टेप में क्या करना, पानी फेर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, जैसे ही पानी फेरोगे आंसर आ जाएगा। चलो एक बार फिर से देखते हैं। पहले स्टेप में क्या करना है, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। सभी का क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। सभी का क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझते हैं। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शायद अगर बुक पढ़ेगो तो पहचान में आ गया होगा। बैलेंस आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विद सोडियम सल्फाइड Na2S3। प्रॉब्लम नंबर 7.8 है। ओ भाई साहब, तुम प्रॉब्लम नंबर ठीक है याद रखियो। हाँ तो प्रॉब्लम नंबर कितना है, 7.8 है। सॉल्व हो गया था? नहीं सर, वो खोला भी से बताते रहे, करा नहीं है। बस देख के छोड़ देते हो, ठीक है। नहीं सर, अब आप आओगे तो रिवाइज करेंगे उसे फिर। अच्छा चलो देखो, अब आसानी से हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है। बुक में वैसे वो दिया भी है कि थोड़ा टफ होता है बुक में समझना। देखो क्या कर रहा है, बैलेंस करना है आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। और देखो तुम्हारे स्कूल एग्जाम में ना ये इसके पूरे चांसेस अगर आएंगे ना तो इसके आने के लगभग मैक्सिमम चांसेस है। यस सर। अगर ये आया तो ये वाले आने के पूरे चांसेस, डिट्टो यही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो और इसी से हम समझते हैं क्या है बैलेंस आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम सल्फाइड के साथ। तो हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7। इसका रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, NO2SO3 के साथ, Na2SO3 के साथ। और प्रोडक्ट क्या बना, तो प्रोडक्ट ये बना रहा है टू गिव्स क्रोमियम 3। क्या दे रहा है, क्रोमियम 3 प्लस। और क्या दिया है, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन मतलब क्या हो गया, SO4 2 माइनस, ठीक है, SO4 2 माइनस। तो ये रहा रिएक्शन दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पहला स्टेप में क्या था, सबका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर सभी का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। अब बताओ सभी का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे ना तो हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे। देखो ये पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, ऑक्सीजन का चेंज नहीं होता है, सोडियम का चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन का चेंज नहीं हुआ, तो इन लोगों का लिख के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम किसका लिखेंगे, जिसका चेंज होता है, यानी क्रोमियम का चेंज होता है तो क्रोमियम का लिखो। अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के लिए आपको निकालना होगा, क्या होगा, 2 +6 आएगा, 2x माइनस 14 इक्वल 0। हाँ भाई +6 आएगा, एक्स्ट्रा वैल्यू क्या आएगा, +6 आएगा। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिख दोगे, +6। अब बताओ यहाँ पे सोडियम का तो नहीं लिखोगे, सल्फर कितना हो जाएगा, सल्फर कितना हो जाएगा भैया, +4 होगा क्या, और 2 प्लस ये क्या हो जाएगा,
2 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, +4 होगा। Yes, sir. तो इस पे क्या लिख दोगे, +4। +2 और यहाँ पे तो 3 है, +3। और ये Yes, क्या हो sir. जाएगा, यहाँ पे सल्फर का कितना होगा, ये भी +4 होगा क्या? हाँ भाई +4 ही होगा। देखो x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, नहीं +6 हो जाएगा, यस सर, +6 हो जाएगा। चलो इतना तो हो जाएगा। अब ये काम क्या करेंगे, देखो तुम ऑप्शन में देख रहे होगे ना, सब में क्रोमियम है, मतलब K2 कहीं नहीं दिख रहा है, सोडियम कहीं नहीं दिख रहा है। एक्चुअली ये इसलिए नहीं दिख रहा होगा ना, क्योंकि जैसे इसको देखो कहाँ कराना है, एसिडिक मीडियम में कराना है कि बेसिक मीडियम में, एसिडिक सॉल्यूशन में कराना है। एसिड में जैसे डालोगे तो ये पोटेशियम निकल के भाग जाएगा, ये सोडियम निकल के, अरे पता है ना, ये आयन में टूट जाता है, सोडियम और पोटेशियम बाहर निकल जाएगा। तो तुम्हारे पास बचेगा क्या, जो बचेगा उसको लिखो, क्या बचेगा तुम्हारे पास, बचेगा 7 प्लस Cr2O7। अब बताओ, सुनो 2 पोटेशियम चला गया तो इस पे 2 माइनस आ जाए कि नहीं। और अगला क्या था, 2 सोडियम चला गया तो SO3 पे क्या आएगा, 2 माइनस आएगा कि नहीं, SO3 पे 2 माइनस आ जाएगा। सर एक और बार रिपीट कर दो ये सब। एक्चुअली ये पोटेशियम जैसे ही तुम एसिड में डालोगे तो पोटेशियम निकल के भाग गया होगा। अरे NaCl को हम डालेंगे पानी में तो Na+ निकल जाता है कि नहीं, टूट जाता है माइनस में, तो ये पोटेशियम निकल के चला जाएगा, ये सोडियम निकल के चला जाएगा, पोटेशियम सोडियम निकल के चला जाएगा। तो क्या बचेगा भाई, पोटेशियम निकल के चला गया, 2 पोटेशियम भाग गया, तो यहाँ पे 2 प्लस गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 माइनस नहीं बचेगा, प्लस लेके चला गया। और यहाँ पे भी 2 प्लस चला गया तो 2 माइनस नहीं आएगा, तो SO3 पे 2 माइनस आएगा। फिर इसको ऐसे लाइन खींचो, नंदिनी म्यूट करो अपने आप को, अरे नंदिनी म्यूट रखो। बताओ यही प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं, अरे और तुमको बुक में शायद यहीं से स्टार्ट किया है सॉल्यूशन, जब तुम सॉल्यूशन देखोगे तो पहला लाइन यही लिखा हुआ था, यही लिखा हुआ होगा पहले लाइन, यही लिखा हुआ है ना, हाँ यही लिखा हुआ है। अब देखना हमने क्या किया था, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, फिर से ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम में कितना आया था, +6 आया था ना। और यहाँ पे ये सल्फर का कितना आया था, +4 आया था। और यहाँ पे इस क्रोमियम में कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया था, +3। और इसका कितना आया था, +6। ठीक है, लिख दिया भाई। अब देखो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। पहला स्टेप क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, सबका लिख दिया। सेकेंड स्टेप कह रहा था कि देखो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है ना, उसका देखो क्या संख्या बैलेंस है क्या, अगर बैलेंस नहीं है तो उसको गुना भाग कर देना। अब बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का चेंज हो रहा है, लेकिन क्रोमियम यहाँ पे 2 देख रहे हो, यहाँ पे क्रोमियम 1 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। और यहाँ पे देखो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, यहाँ भी सल्फर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो सल्फर में कोई चेंज नहीं करेंगे, सल्फर में कोई क्या, अरे इस हम एक स्टेप वाइज चल रहे हैं, रुक जाओ। स्टेप 1 में क्या कहा कि सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। स्टेप 2 में कह रहा है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है ना, उसको देख लो क्या संख्या अनबैलेंस है क्या, अगर अनबैलेंस है तो उसको मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे देखो ना क्रोमियम 2 था, यहाँ पे क्रोमियम 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, कोई दिक्कत। अब थर्ड स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि भैया n फैक्टर निकालो, n फैक्टर निकालो और n फैक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो चलो n फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे n फैक्टर निकालने के लिए बताओ चेंज निकालना होगा, चेंज कितना का हो रहा है, ये आएगा सर, चेंज 3 का हो रहा है। और नंबर क्रोमियम का संख्या कितना है, 2। तो n फैक्टर क्या होगा, n फैक्टर क्या होगा, 3 × 2 होगा। और यहाँ पे अगर n फैक्टर निकालोगे तो चेंज कितना, 4 से 6 गया, यानी कि चेंज है 2 का n फैक्टर कितना होगा, n फैक्टर क्या होगा, 2 × नंबर कितना है, 1 है, 2 × 1 हो गया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले ना, ये जो n फैक्टर जो होगा ना, उसको सिंपल रेशियो में तुम कन्वर्ट कर देना, यानी कि n फैक्टर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 6 है, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। सिंपल रेशियो कर लिए। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब समझो क्या होगा,
इसका n फैक्टर 3 है ना, तो इसके बगल वाले में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देना, इसका n फैक्टर 3 है ना, तो इसके बगल वाले पेयर में 3 से मल्टीप्लाई करोगे। इसके बगल वाला पेयर ये है, तो लो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, सर ये 2 क्यों काटा था? क्योंकि हमने सिंपल रेशियो कर लिया, इस n फैक्टर का और इस n फैक्टर का सिंपल रेशियो निकाल दिया। ओके सर। ठीक है, इसलिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो ये 3 है ना, तो इसके बगल वाले पेयर में, मतलब इस पेयर को छोड़ के जो पेयर दूसरा है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना। और देखो इसका 1 है, तो 1 किसके मल्टीप्लाई होगा, इस पेयर को छोड़ के इसके पड़ोसी के साथ। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे चाहे तो 1 लिखे या ना लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई, अरे यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर ये लास्ट No, sir. हाँ, नहीं दिक्कत है ना। इस स्टेप को ये फिर लास्ट वाला स्टेप दोबारा बताओ। सुनो, Sir, repeat लास्ट कर वाला दीजिए। स्टेप ये है कि दोनों का n फैक्टर निकालो। ठीक है, दोनों जो पेयर, देखो क्रोमियम का क्रोमियम के साथ ही पेयर बनेगा ना, इस क्रोमियम का इस क्रोमियम के साथ पेयर बनेगा, और इस सल्फर का इस सल्फर के साथ पेयर बनेगा, दोनों सेम Yes, सेम। sir. अब पेयर बनाकर Yes, दोनों sir. का n फैक्टर निकाल लो, और इस पेयर का जो n फैक्टर होगा ना, वो दूसरे वाले पेयर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और दूसरे वाले पेयर का जो n फैक्टर होगा ना, वो पहले वाले पेयर के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखे थे। हमने क्या लिखा था कि n फैक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखो, बैलेंस द चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किसका? n फैक्टर। n फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो चलो यहाँ पे जो आया है ना, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में साफ सुथरा लिख देते हैं, जो आया है हमारा। स्टेप 3 के बाद में क्या है, जैसे ही स्टेप 3 कंप्लीट होगा, तुम्हारा समझो रिएक्शन ही कंप्लीट हो, मतलब बैलेंसिंग हो ही गया। Cr2O7 2 minus 3SO3 2 minus 2Cr3 plus, और क्या है प्लस करें 3SO4 2 minus। 2 minus देखो ये 3 कहाँ से आया, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से आया होगा। देखो क्रॉस yes मल्टीप्लाई से sir आया 3 multiply और ये 2 कहाँ से आया था, वो तो सेकंड स्टेप से ये 2 आया था ना। चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? No, sir. no sir अब फोर्थ स्टेप पहुंचेंगे। फोर्थ स्टेप क्या कहता है कि भैया आपको H प्लस ऐड करना है। एसिड है तो क्या करना है, H प्लस को ऐड करना है। एसिड है तो H प्लस को ऐड करना है। ठीक है, एसिड है तो Yes, sir. तो H प्लस को कितना H प्लस ऐड करेंगे, तो H प्लस मतलब एसिड, एसिड मतलब H प्लस, और एसिड को तुम ऐसे समझना कि वाइन। अब कितना वाइन मतलब किसी को पिलाया जाए तो वो हम देख लेंगे उसका कैपेसिटी कितना है, उसका कैपेसिटी कितना है उस इंसान का। ठीक है, तो H प्लस ऐड करने से पहले इसका कैपेसिटी चेक कर लेंगे। अब कैपेसिटी कैसे चेक होगा, तो वो बताएगा इसका चार्ज, नेट चार्ज क्या है। तो देखो नेट चार्ज कैसे निकालोगे बताओ, यहाँ पे कितना चार्ज है, -2 है कि नहीं, ओवरऑल चार्ज कितना है, -2 है नहीं, और yes यहाँ sir पे ओवरऑल चार्ज कितना है, -6 है कि नहीं। अरे 3 × 2 3 × -2, तो -6 हुआ कि नहीं ओवरऑल चार्ज। sir और यहाँ पे अगर कोई ओवरऑल चार्ज पूछेगा तो बताओ 2 × +3 यानी कि +6 हुआ कि नहीं। यस सर। yes sir और यहाँ पे चार्ज क्या Yes, होगा, sir. 3 × -2 यानी कि -6 हुआ कि नहीं। minus 6 रिएक्टेंट साइड में नेट चार्ज कितना होगा, रिएक्टेंट साइड में नेट चार्ज -8 है कि नहीं। yes Yes, sir साइड में नेट Yes, चार्ज कितना है, प्रोडक्ट साइड में नेट चार्ज 0 है कि नहीं। yes sir 0 है यानी कि चार्ज में चार्ज बैलेंस नहीं है। चार्ज क्या है, बैलेंस नहीं है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए तुमको एक क्या करना होगा, ये -8 को 0 करना होगा कि नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट साइड yes में sir और इधर -8 है। तो ये 0 कैसे होगा, इधर +8 ऐड कर तो दोगे तो होगा कि 8H plus यानी कि +8H प्लस कर देंगे। तो बताओ ये 8H प्लस ये क्या हो गया, 8 प्लस हो गया, -8 0 हो गया, yes यानी कि रिएक्टेंट साइड में 8H प्लस ऐड कर दोगे। कितना ऐड करोगे, 8H प्लस। अब जैसे ही 8H प्लस ऐड करोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, Cr2O7 2 minus प्लस 3SO3 2 minus प्लस 8H प्लस, यही होगा ना। yes sir और फिर ये क्या बचा, इधर का तो एज इट इज रह गया ना, Cr3 प्लस और 3SO4 2 माइनस, बाकी एज इट इज रख दिया भाई, 8H प्लस को ऐड कर दिया। क्या ये बैलेंस हो गया क्या, देखो ये 8H प्लस के बाद क्या कर रहा था कि पानी फेर देना है,
पहले वाइन डालना है, फिर पानी। पानी डालना है, ठीक है। वाइन डालना है, देखो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि अपने फ्रेंड को मल्टीप्लाई करो, फ्रेंड को बढ़ाओ, मल्टीप्लाई। फिर क्या करो, वाइन खोलो, फिर उसमें पानी डालो, हो जाएगा बैलेंसिंग, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, फ्रेंड सर्किल को मल्टीप्लाई करो। फिर क्या करो, एसिड डालो, लास्ट स्टेप में पानी फेरो। एसिड में क्या डालो, अरे केवल एसिड पियोगे तो फिर तो एसिड में पानी भी मिला रहता है ना, सोडा बोलते हैं। फिर हम इसे रिएक्टेंट साइड में ऐड करते हैं। यानी कि अब देखो, अब हमें पानी फेरना है, पानी फेरना तो कितना पानी बताया जाए, तो वो बताएगा वो उसका हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 8 है ना। Yes, sir. तो 8 हाइड्रोजन है, तो यानी कि इधर कितना पानी ऐड कर दिया जाए, 4 वाटर ऐड नहीं कर दिया जाए, यस बस हो गया, आंसर आ गया पहले से। और उसका आधा लेते हैं ना, मतलब हाँ, 4 दूना 8 हाइड्रोजन नहीं हो गया, देखो। अरे मेरा 8 मतलब वही पूछा था। हाँ, आधा ही हुआ ना। अरे देखो, इधर तुम्हारा 8H प्लस है, तो इधर भी 8 ही हाइड्रोजन आना चाहिए, तो 8 हाइड्रोजन, एक वाटर में 2 हाइड्रोजन आते हैं ना, तो 4 नहीं लोगे। फिर हम रिएक्टेंट साइड में ऐड करते हैं क्या, एसिड को? नहीं, अरे ये जरूरी नहीं है किस साइड ऐड होगा। अगर देखो इधर H प्लस है ना, तो उसके अपोजिट में ऐड करोगे ना। देखो प्रोडक्ट साइड में एक भी हाइड्रोजन ही ना था। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, जितना रिएक्टेंट में हो उतना ही प्रोडक्ट में हो। देखो अभी चेक करो, क्या ये बैलेंस है क्या, चलो चेक करते हैं। देखो ये क्रोमियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, चलो ठीक है, बैलेंस है। यहाँ पे सल्फर कितना है, 2 है, यहाँ पे नहीं सल्फर कितना है, 3 है, यहाँ पे सल्फर कितना है, 3 है, बैलेंस है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 7 और 3 दूना 6, 7 6 कितना हो गया, अरे 7 है, 13 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, और यहाँ पे कितना है, 4 3 जा, 12। अबे रुको, गलत काउंट करा दिए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था, 7 और 3 3 जा 9 होगा ना, 9 होगा सर। तो टोटल कितना होगा, 9 7 कितना होगा, 16 होगा ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4, और यहाँ पे क्या है, 3 × 4 यानी कि 12, तो 12 4 16 नहीं हो गया। यस सर। तो ऑक्सीजन ही बैलेंस। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 8, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है, 4 दूना 8, हाइड्रोजन ही बैलेंस। अब चार्ज को चेंज करो, क्या चार्ज बैलेंस है क्या, तो देखो यहाँ पे चार्ज कितना था, -2, और यहाँ पे कितना चार्ज है, 3 गुना +2 यानी कि +6। यहाँ पे चार्ज कितना है, प्लस, अरे -2 था, क्या यहाँ पे -2 था, 3 2 माइनस। अच्छा, यहाँ पे हम -2 था, यस सही बोल रहे हो, -2 था, तो यानी कि -6 हो जाएगा ना। तो -2 -6 और +8 यानी कि रिएक्टेंट साइड में नेट चार्ज 0 था ना। यस और प्रोडक्ट साइड में भी नेट चार्ज काउंट कर लो। प्रोडक्ट साइड में नेट चार्ज कितना है, 3 दूना 6 +6, इधर क्या है 4 और गुना -2 यानी कि 3 × -2 यानी कि -6, बस हो गया। तो ये क्या हो गया, दोनों को ऐड किए तो 0 ही हो गया नेट। तो यही तुम्हारा बैलेंसिंग था। इसका देख लेना, यहाँ पे मैं इसको समरी कर दे रहा हूँ, देखो समरी कर दे रहा हूँ। स्टेप 1 में क्या है, नेक्स्ट क्लास में फिर से बैलेंसिंग से ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब एक और क्वेश्चन करेंगे, आज तो टाइम खत्म हो गया, नहीं तो आज और क्वेश्चन करते हैं। फिर से सारे स्टेप को फिर से रिवाइज कराएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो स्टेप 1 में क्या करना था कि सभी के ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। तो देखो सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया गया है, देखो +1 +6 -2 सबके लिख दिया। हम जानते हैं कि यार पोटेशियम वगैरह कोई काम का नहीं है, पोटेशियम और सोडियम को डिलीट करो। तो पोटेशियम सोडियम को डिलीट करके जो बचा उसको लिख दिए। फिर हमने क्या किया कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हो, ठीक है, और यहाँ पे क्रोमियम मतलब सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया, क्रोमियम का, सल्फर का। यहाँ पे क्रोमियम का कितना होगा, +3 +6। अब सेकंड स्टेप में क्या था भैया, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। क्रोमियम का चेंज हो रहा है, क्रोमियम यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्रोमियम 1 था, 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, यही किए थे ना। फिर क्या किए थे, एन फैक्टर निकाले थे। थर्ड स्टेप ये देखो, स्टेप 2 तक हो गया। स्टेप 3 में क्या करते, सबका एन फैक्टर निकाले थे। तो देखो यहाँ पे +6 से +3 गया था, चेंज कितना हुआ, 3 का चेंज हुआ, 3 का चेंज हुआ, यानी कि एन फैक्टर कितना होगा, 3 × नंबर कितना है 2, तो 3 गुना 2 करोगे, एन फैक्टर 6 हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हुआ, 4 से कितना गया 6 तक, तो चेंज कितना का हुआ, 2 का हुआ। चूंकि संख्या सल्फर कितना है 1 है, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि एन फैक्टर 2 ही रहेगा। एन फैक्टर क्या रहेगा 2। मल्टीप्लाई करने से पहले एन फैक्टर का रेशियो सिंपल कर लेना है। तो ये 6 था, ये 2 था, कटेगा तो क्या होगा 3 बचेगा, और ये क्या बचेगा 1 बचेगा।
अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा इसके पड़ोसी के, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये 3 कहाँ जाएगा, इसके पड़ोसी के साथ, यानी कि यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा। और इसका 1 आता तो 1 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। स्टेप थर्ड कंप्लीट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई कर लिया हमने, फ्रेंड सर्किल को बढ़ा दिया, मल्टीप्लाई कर लिया। फोर्थ स्टेप में एसिड डालेंगे। एसिड डालने से पहले उसको, किसी को एसिड सर्व करने से पहले उसका कैपेसिटी चेक कर लो। छोटा बच्चा को हम ज्यादा एसिड नहीं दे देंगे, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो H प्लस ऐड करने से पहले कैपेसिटी चेक करो। कैपेसिटी कैसे चेक करोगे, नेट चार्ज देख लो। नेट चार्ज इसका कितना था, यहाँ पे -2 है तो -2, यहाँ पे 3 इंटू -2 है तो -6, यहाँ पे क्या है 2 इंटू +3 है तो +6, यहाँ पे 3 इंटू -2 है तो -6। नेट चार्ज यहाँ पे कैलकुलेट किए तो ऐड किए, -2 -6 क्या होगा, -8। यहाँ पे ऐड किए तो 0 हो गया। चूंकि इधर 0 है, यहाँ -8 है, तो इधर क्या 8H प्लस को ऐड करना होगा, 8H प्लस को ऐड करना होगा ना। तो स्टेप 4 में यहाँ पे 8H प्लस ऐड करोगे, ठीक है। और लास्ट स्टेप में क्या करोगे, पानी ऐड कर दोगे, तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर आई समझ में कुछ बैलेंसिंग, थोड़ा बहुत आया समझ में, सर आ गया। सर आ गया। आया ना। देखो ये बैलेंसिंग का, ये तुम्हारा अगर आ गया होगा तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसको आप करना, ठीक है। ये भी बुक चाहिए सर। सर हाँ सर हमारी मैम ने तो बताया था H2O भी होता है। H2 आ नहीं गया, हम लोग H2 ऐड नहीं कर दिया, हाँ तो आ तो गया लो, H2 ऐड नहीं किया। अरे 5th स्टेप में था ना, पानी डाल रहे थे, देखो Yes. इसी को कहते हैं ना, सब कुछ बता दो बच्चा पानी फेर देता है, सारे मेहनत पे। अरे बैलेंस स्टेप 5 क्या था, H2 ही तो ऐड करना था। सर आपने इस वाले में नहीं बताया, जो अभी एग्जाम्पल वाला बताया। एग्जाम्पल में H2 ऐड नहीं किए थे। अरे नेट इशू हो गया, सुना नहीं। देखो, अरे देखो H2 यहाँ पे ऐड नहीं किए थे, जैसे ही H प्लस ऐड किए थे हाँ, तो सर उन्होंने दिख बोला गया, था भैया sorry। 8 H प्लस है तो 4 वाटर। प्रतिभा ने बोला भी था सर आधा वाटर ऐड करेंगे, तो मैंने बोला प्रतिभा को कि देखो प्रतिभा देख लेना कि इधर कितने H प्लस है, इधर 8 है, और मान लो प्रतिभा ऐसा होता कि यहाँ पे भी 2H प्लस होता, तो इसको भी काउंट करके चलोगे 8 2 10, तुम काउंट कर लेना कि कितने H प्लस है रिएक्टेंट साइड में, उस हिसाब से प्रोडक्ट में काउंट कर लेना कि प्रोडक्ट में कोई हाइड्रोजन है क्या। सर पर इसमें तो इवन नंबर है, अगर ऑड नंबर में H प्लस हो तो क्या, ऐसे कि H2O है, H के 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे, इवन नंबर है तो हमने 4 से कर दिया, अगर ऑड नंबर में हो तो। सुनो वो सारे रूल रट्टे भूल जाओ, मतलब इसको छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास फिर से ज्वाइन करना और क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। Okay. आज के लेक्चर के बस ये जो है ना बैलेंसिंग वाला थोड़ा रिवाइज करके आना, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा ना, रिवाइज करके ना, नेक्स्ट क्लास में फिर से बैलेंसिंग को फिर से स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर बैलेंसिंग से ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज एक स्टार्टिंग के 1 घंटे तो हम उधर ही वेस्ट कर लिए, मतलब टाइप्स ऑफ लेक्चर क्या सर कल ले लो लेक्चर केमिस्ट्री इसी चैप्टर का। कल केमिस्ट्री की लेक्चर है, चैप्टर का मतलब सर ये कल रिवीजन क्लास हो जाएगा ना।